स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, दिसंबर 2023 को जो भी स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यह वीडियो उसके लिए है फ्रेंड्स। और यह जो है हमारा पेपर 1 है, आपको देखने को मिल ही रहा है। यह जो है पेपर 1 का हमारा जो है क्वेश्चन पेपर होगा। और फ्रेंड्स, ये जो है किरण पब्लिकेशन का एकदम लेटेस्ट एडिशन है 2023-24। फ्रेंड्स, इसमें जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2011 से लेकर 2023 तक, उन सभी जो क्वेश्चंस को है आप इस बुक में जो है दिया गया है। और यहाँ तक कि जो अभी जो सीटेट हाल ही में हुआ है 20 अगस्त 2023 को, उसका भी परीक्षा का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपको दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। ये तो है आपके कक्षा 1 से 5 तक के लिए फ्रेंड्स। ये पेपर 2 जिसमें कि कक्षा आपका कितना आ जाएगा 6 से 8 तक, उसके लिए भी फ्रेंड्स किरण इंस्टीट्यूट ने जो है किरण पब्लिकेशन ने जो है आपका ये निकाला है, प्रैक्टिस पेपर निकाला है प्लस सॉल्व पेपर निकाला है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें भी जो है आपका 11 से 2023 तक का जो है पेपर दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और लेटेस्ट वर्जन है फ्रेंड्स, इसलिए। और इसमें जो है आप देख पाएंगे, इसमें कुल जो है 30 प्रैक्टिस सेट को भी जो है सॉल्व करके दिया गया है फ्रेंड्स। तो जितना हो सकेगा मैं आपको कर दूंगी। और ऐसे में जो है जो भी स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी 2011 से लेकर 2023 तक का जो है पेपर है, उन सभी को मैं 1 बाय 1 करके आपको करवा दूँगी, क्योंकि जो भी नए तरीके से या मतलब जो अपियरिंग स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए जो है आने वाले जो शिक्षक भर्ती के लिए उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक जितना भी मैंने सीटेट को समझा है फ्रेंड्स, इसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो है आपका NCERT, ये जो होता है बोन की तरह काम करता है, बैकबोन की तरह जो है ये कार्य करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, NCERT बुक तो आपने बेसिक जो है वो तो पढ़ा ही होगा, लेकिन इसके जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप वो सब भी कर लीजिए। तो आधा काम तो आप यहीं पे कर लीजिएगा, फिर बाकी 50% जो होगा आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है पूरा जो है आपका प्रैक्टिस कवर हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मुझे भी करते रहिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देख लेते हैं आज का पेपर को। जो ये पेपर है फ्रेंड्स, देखिए हल प्रश्न पत्र दिया गया है, सेट 1 है। इस वीडियो में हम जो है भाग 1 को और भाग 3 को जो है फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे। बाकी जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी 1, हिंदी और इंग्लिश का पेपर, ये हम लोग जो है अलग वीडियो करके बना देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और जो है पर्यावरण अध्ययन के ही सवालों को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। लैंग्वेज पेपर आपका अलग से वीडियो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है आपको जो है यह बताना है। तो यह आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति होती है, यह मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। और वृद्धि का संबंध जो होता है शारीरिक वृद्धि से है, जबकि विकास खासकर मानसिक वृद्धि की ओर संकेत करता है। तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, एक बच्चा अतीत की समान
परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके सीखने का प्रभाव नियम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। बच्चे द्वारा अतीत की सामान्य परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करना सीखने का जो होता है प्रभाव नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में है आपका डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपको बताना है जो डिसलेक्सिया है यह किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया जो है यह पठन विकार या जिसे हम रीकिंग डिसऑर्डर कहते हैं उससे संबंधित है। तो पठन विकार से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये एक प्रकार का अधिगम निर्योग्यता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, इससे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं इसको बोलने और लिखने भाषा के जो होता है और देखने की इसमें जो होता है इनको प्रॉब्लम होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यह होना चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो होता है यानी जिसको कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ अनुवांशिक विकार के जो होते हैं पीड़ित होते हैं, तो ऐसे जो विशेष बच्चे होते हैं उन पर विशेष विद्यालय तथा विशेष शिक्षकों की होती है ज़रूरत उनको। तो भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष बालकों की शिक्षण के लिए जो प्रावधि अपनाई गई है उसमें प्रमुख है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष विद्यालयों में शिक्षण सामग्रियों के द्वारा जो है होता है उनको पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में पूछ रहा है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो किसके प्रति होना चाहिए? तो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आपको पता होगा जो सीटेट है ये कई बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि पिछले कुछ सालों से हम इस पेपर में किरण जो पब्लिकेशन का बुक है काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 2000 जो है 11 से 23 तक का आपको जो है सभी क्वेश्चंस मिल जाएगा प्लस प्रैक्टिस सेट भी है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर जिन लोगों के पास बुक अवेलेबल ना हो वो मेरे वीडियो के थ्रू भी जो है अपनी पढ़ाई को या अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शंस में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली होने का संकेत में नहीं होता है दूसरों के साथ झगड़ना। आदमी दूसरे के साथ झगड़ के जो होता है प्रतिभाशाली नहीं होता है या नहीं दर्शा पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक में जिज्ञासा, अभिव्यक्ति की नवीनता तथा सृजनात्मक विचार जैसे गुण होते हैं। वो कभी भी दूसरों के साथ झगड़ा करके अपनी प्रतिभाशाली को नहीं व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो यह इसका श्रेय किसको जाता है? तो यह पियाजे को जाता है फ्रेंड्स। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय मनोवैज्ञानिक जो थे जीन पियाजे को जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि यह उसके किस स्वभाव को दर्शाता है? सवाल आपसे यह पूछ रहा है। चलिए और ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। मान्यता मिलने का मतलब उसको सही ढंग से सुना जाता है, उस पर कुछ रिएक्शन किए जाते हैं ज़्यादा। तो ऐसे में जो होता है बच्चा जिसको ज़्यादा अटेंशन पाने की कोशिश करता है कि वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, तो बच्चे को जहाँ लगता है कि नहीं वहाँ पे हमें ज़्यादा अटेंशन मिल रही है या हम ज़्यादा मतलब खुल के बात कर पा रहे हो, हमारी बात कोई सुन रहा है अच्छे से, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है।
तो उसके फैमिली में ना सही, कम से कम उसके विद्यालय में उसको ये सब सुनने वाला कोई होता है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कृतिका द्वारा घर में ज़्यादा बात नहीं करना तथा विद्यालय में ज़्यादा बात करना यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो किसका संबंध है? तो इस क्षेत्र का संबंध हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4 शिक्षा और मनोविज्ञान का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? आपको यह बताना है। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 में पूछा है आपसे, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। मतलब जो सीखना समृद्ध हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, क्या किया जाए कि वास्तविक दुनिया या जो हमारे रियल लाइफ होता है उसको जो होता है एग्जाम्पल से कक्षा में हम पेश करें, क्लास में बच्चों को बताने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ जो होता है वो अंतःक्रिया करे, जिससे कि शिक्षक उस प्रक्रिया को आराम से जो होता है मतलब सुगम करके बता सके। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 को। निम्न में कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो किसको नहीं मानना चाहिए फ्रेंड्स? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यह जो होता है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम तो सीख कहीं से भी ले सकते हैं। केवल एकमात्र स्कूल या शैक्षिक संस्थान ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमें जो होता है ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई बार हमें दूसरे से ज्ञान मिलता है, कई बार अपनों से मिलता है, कई बार माता पिता से मिलता है, भाई बहन, दादा दादी, न जाने कितने सारे रिलेटिव होते हैं जहाँ से हम कुछ भी ज्ञान कर सकते हैं। एकमात्र संस्थान मतलब शैक्षिक संस्थान ही नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता से उपलब्ध करानी चाहिए। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके साथ हमें कक्षा में सामान्य रूप से जो है बिहेव करना चाहिए और उसे जो होता है श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब जरा सा क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िएगा ना फ्रेंड्स, या ऑप्शंस को अगर आपने ऑप्शंस को हटाना शुरू किया कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो आपको आंसर जो होता है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और एटलीस्ट आप 130 प्लस जो है आंसर गेन कर पाओगे एग्ज़ाम में। बस आपको जो होता है ऑप्शंस को ठीक से पढ़ना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 को। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 धैर्य और दृढ़ता को। प्राथमिक स्तर के शिक्षक को जो है धैर्य और दृढ़ता के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह उसमें विशेषता होनी चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो क्या होता है? यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह वह अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उसे ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी की पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जो हमें संविधान से प्राप्त है, यानी यहाँ पे दिए गया है लोकतांत्रिक स्वभाव। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने में निम्न में कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिया गया है, उसका सॉल्यूशन ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस स्थिति को निपटने का सबसे अच्छा जो उपाय हो जाएगा, और ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास
व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए 18 में है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो यह दिया गया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, ऑप्शन 1 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? आपको यह बताना है। तो यह जीन पियाजे के द्वारा की गई है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जीन पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट जो अवस्था की पहचान की गई है। और ये अवस्थाओं की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में किस अवस्था के में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यह हो जाते हैं किशोरावस्था में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, 21 में है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो कौन सी भूमिका निभानी चाहिए फ्रेंड्स? तो अग्र उन्मुखी। उसे क्या होना चाहिए? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्र उन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में, विकास कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार व्यक्त किया गया था आपका निरंतरता के सिद्धांत ने। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो यह जो है आपका विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है और जो स्कूल होता है, जहाँ से बच्चे जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आपको बताना है ऑप्शंस में चूज कर वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, वह बुद्धिमान बच्चे का जो होता है लक्षण नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में है आपका, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा तरीका है आपसे यह पूछ रहा है। तो बेहतर तरीका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, अक्षमता के रूप में अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन को, भाग 3 में जितने सारे क्वेश्चंस 61 से 90 तक के पूछे गए थे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए आपको ऑप्शंस भी मिले हुए हैं, 1 2 3 4 करके आपको राइट ऑप्शन को चुनना है, यानी उचित विकल्प को चुनना है। तो चलिए देखते हैं कौन से सवाल पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो इसमें से जब आप ऑप्शंस देखेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, यह जो है आप उसको परामर्श दे सकते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को, बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरन की अवधारणा को तो कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शंस देखने पर आप पाएंगे
कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। इससे जो होते हैं बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 63 को। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती हैं जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो आपको बताना है, जो मीरा है यह कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन नहीं करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। तो इससे साफ स्पष्ट है आपको किस बीमारी की ओर संकेत दिया जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया और रंधोती हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए जो है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं। तो क्या शामिल होता है? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, योग्यता। चलिए ये सभी भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या पता आपके इस बार एग्जाम में आज देखने को मिले। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो कैसे लाभ पहुंचाता है फ्रेंड्स? विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि इसका सही कारण है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो जो उद्देश्य नहीं है यह हो जाएगा आपका जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। निम्नलिखित में किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? का राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट सवाल में पूछा था आपसे, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो दत्त कार्य अपने बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्णय करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगले सवाल में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो यह जो किए जा सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा था, दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़की लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण की बात करें अगर, तो इसका कारण हो सकता है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। इस प्रकार से ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो है आप बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए जाएंगे। ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में पूछा है, एक विद्यालय ने राजस्थान के कक्षा 5 के लिए बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों की आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? सवाल पूछ रहा है आपसे, आपको जवाब देना है।
तो उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ऐसा जवाब है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दिए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रीना ने 2 ढेरिया में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया: केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्ती, अखबार। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 3, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं वाले जो है कचरे को अलग अलग करके रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहा है आपसे, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो यह बल मिला था आपके सुंदरलाल लाल बहुगुणा के कारण। नेक्स्ट है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? तो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है इनकी। चलिए नेक्स्ट सवाल में है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, तो क्या करने के लिए? तो आप सवाल यह पूछा है, तो खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। सॉरी फ्रेंड्स, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। तो जब हम किसी अनाज को भूसे से अलग करते हैं, इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं टेक्निक, यह है आपका फसल की कटाई। ऑप्शन 1। सवाल है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, बच्चों में तर्कन शक्ति का विकास करना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, एक पुरुष का रक्त O है और एक रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, ए रक्त समूह वाली से। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है, आपको यह बताना है। तो O पॉजिटिव होने की संभावना जो होता है 50% हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टूटता तारा या उल्का, यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह हो जाएगा आपका उल्काब, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट सवाल में है, क्वांथनन और वाष्पीकरण में अंतर है, क्या अंतर है यह बताना है। तो क्वांथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से घनत्व से अधिक होता है, इस कारण जो होता है नमकीन पानी में नींबू तैरने लगता है। सवाल है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट में है, रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान की जाती है? तो इसके लिए हम करते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं से में मलेरिया परजीवी को ढूंढते हैं। आरबीसी में जो होता है ढूंढा जाता है प्लाज्मोडियम परजीवी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या होता है? बच्चों में विद्वान, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जिन भी स्टूडेंट को पेपर 2 का चाहिए प्लीज़ वो लोग भी कमेंट करें, क्योंकि आप लोग बताओगे नहीं तब तक मैं समझ नहीं पाऊँगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।